नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी विथ नोट्स में। आज हम शुरुआत कर रहे हैं EORO का फर्स्ट मॉडल पेपर की, जिसके हम 120 क्वेश्चन देखेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, जो राजस्थान के रीति रिवाज हैं, रीति रिवाज में आणो क्या है? विवाह के पश्चात, पहला ऑप्शन है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल जूलने की एकादशी पूजा, कुआं पूजन, या दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात को डेरा में देखने जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना क्या कहलाता है? आणो कहलाता है। जबकि दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात को डेरा देखने जाना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, जल्ला कहता है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है, चार एक तरफ संस्थान दिए गए हैं, एक दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो सबसे पहले राजस्थान कला विद्यालय, दूसरा है राजस्थान ललित कला अकादमी, तीसरा है जवाहर कला केंद्र और चौथा है रविंद्र मंच, और सामने है स्थापना वर्ष। तो इनमें बात करते हैं तो राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना, तो ध्यान रखना 1888 में हुई थी। दूसरी बात करते हैं राजस्थान ललित कला अकादमी की, तो राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1957 की। तीसरा है जवाहर कला केंद्र, तो जवाहर कला केंद्र की हुई थी 1993 में। और चौथा है हमारे पास रविंद्र मंच, और रविंद्र मंच की स्थापना हुई थी 1963 में। तो पहले का ऑप्शन 4, दूसरे का ऑप्शन 2, दूसरे का ऑप्शन 2, तो 4 और 2 इसी में है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आगे हम बात करते हैं, नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न में से कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ढोल, दूसरा है मांडल, तीसरा है थाली, चौथा है उपयोग सभी। तो ध्यान रखना, नाथ द्वारा का जो डांग नृत्य है, उस डांग नृत्य में हमारे तीनों जो वाद्य यंत्र हैं उनका प्रयोग किया जाता है। उपयोग सभी इसका क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? पहला ऑप्शन कान, सिर, हाथ और गर्दन। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सिर। तो स्त्रियां बोरला आभूषण कहाँ पर पहनती है? सिर पर बोरला, शीशपुल, सिर मांग आभूषण पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। डूंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों के सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो पहला ऑप्शन बीकानेर व जोधपुर के खिलाफ, दूसरा ऑप्शन भरतपुर व जोधपुर के खिलाफ, तीसरा ऑप्शन भरतपुर व बीकानेर के खिलाफ, चौथा ऑप्शन उदयपुर व बांसवाड़ा के खिलाफ। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बीकानेर व जोधपुर के खिलाफ। तो डूंगजी व जवाहर जी ने जोधपुर व बीकानेर राज्यों के विरुद्ध क्या किया था? संघर्ष किया था। आइए हम अगले क्वेश्चन, छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, सिद्धराज टड्डा कौन थे? पहला ऑप्शन जैन धर्म के विद्वान थे, गांधीवादी तथा सर्वोदय नेता थे, कूटनीतिज्ञ थे, या महान शिक्षा शास्त्री थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गांधीवादी और सर्वोदय नेता थे। कौन? सिद्धराज टड्डा। आगे हम बात करते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की। सूफी शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 1125 ईस्वी, दूसरा है 1235 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1335 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1015 ईस्वी। तो ध्यान रखना, सूफी शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु 1235 ईस्वी में हुई थी। अगले हम बात करते हैं, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो ध्यान रखना, जो हमारा टोटी आभूषण है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? कटी, दूसरा है हाथ, तीसरा है नाक और चौथा है कान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा टोटी आभूषण कान में पहना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारे पास पहला ऑप्शन आता है राणा कुंभा ने, दूसरा ऑप्शन विशलदेव ने, तीसरा ऑप्शन राणा प्रताप ने, चौथा ऑप्शन महारावल तेज सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने बसंती नामक दुर्ग भी बनाया था, मचान दुर्ग का निर्माण भी करवाया था, और राणा कुंभा को आधुनिक किलों का निर्माता कहते हैं या दुर्गों का निर्माता भी कहते हैं।
किसको कहते हैं? कुंभा को। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? पहला ऑप्शन आहाड़, दूसरा ऑप्शन कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन बेहरार, चौथा ऑप्शन बागोर। तो ध्यान रखना, राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो आहाड़ है। आहाड़ पर ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। अगर पूछा जाए ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किसे कहते हैं? तो गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं, स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की? तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन फागु महाराज, दूसरा ऑप्शन ठाकुर ओंकार सिंह, तीसरा ऑप्शन दुलिया राणा और चौथा ऑप्शन तेज कवि जैसलमेरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेज कवि जैसलमेरी। तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र बावनी की रचना की थी। आगे हम पढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास जी, माधवदास जी नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय के साथ है? तो पहला ऑप्शन रामसनई संप्रदाय के साथ, दूसरा दादूपंथ के साथ, तीसरा जसनाती संप्रदाय के साथ, चौथा लालदासी संप्रदाय के साथ। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये सारे जितने भी संत थे वो दादूपंथी थे। कौन से पंथी थे? दादूपंथी थे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उदयपुर राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? उदयपुर राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है आपके पास सुशीला त्रिपाठी, दूसरा ऑप्शन है कमला स्वाधीन, तीसरा ऑप्शन है शांता त्रिवेदी और चौथा ऑप्शन है कोकिला देवी। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पास सही ऑप्शन होगा वो होगा शांता त्रिवेदी। आगे हम बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। जो जोधपुर के नरेश मान सिंह थे, उनकी जो रानी थी भटियानी प्रताप कंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है? जो मान सिंह थे, मान सिंह की जो रानी थी भटियानी प्रताप कंवरी, उसके द्वारा मंदिर को अन्यत्र जगह पर बनाया गया था। क्यों बनवाया गया था? क्योंकि मंदिर है जो ज़मीन में धंस गया था और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। वो मंदिर कौन सा है? पहला ऑप्शन कुंज बिहारी मंदिर, दूसरा ऑप्शन घनश्याम जी का मंदिर, तीसरा है तीजा मान जी का मंदिर और चौथा है महामंदिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका तीजा मान जी का मंदिर। अगले 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है, तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है कान, दूसरा ऑप्शन सिर, तीसरा ऑप्शन नाक और चौथा ऑप्शन गर्दन। तो ध्यान रखना, तिमणिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो तिमणिया आभूषण पहना जाता है गर्दन में। और गर्दन में इसके अलावा कौन से आभूषण पहने जाते हैं? जैसे हार है, आड़ है, ये क्या है? गर्दन में पहने जाने वाले। अब आगे हम बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने प्रारंभ किया था? तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन जयनारायण व्यास, दूसरा ऑप्शन ऋषिदत्त मेहता, तीसरा ऑप्शन रामनारायण चौधरी और चौथा ऑप्शन विजय सिंह पति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रारंभ किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन, बिट्ठू मेहा जी के रसावले, ये रिवाले नहीं है, इसमें करेक्शन होगा, रसावले किसकी वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करती हैं? तो हमारे पास पहला ऑप्शन आता है गोगा जी, दूसरा ऑप्शन रामदेव जी, तीसरा ऑप्शन तेजा जी और चौथा ऑप्शन हड़बू जी। तो ध्यान रखना, ये आपके इसका सही आंसर होगा गोगा जी। गोगा जी के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन बिट्ठू मेहा जी के रसावलों में मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, दूसरा ऑप्शन राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर, तीसरा ऑप्शन राज्य की सबसे नवीन रियासत झालावाड़ और चौथा ऑप्शन सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल के अनुसार जोधपुर। तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है, एकदम सही है। राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर, यह ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा राज्य की सबसे नवीन रियासत झालावाड़, यह ऑप्शन सही है। और सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर है। ध्यान रखना, जो सबसे छोटी रियासत है वो है आपके शाहपुरा। कौन सी है भाई? शाहपुरा।
और एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो ध्यान रखना, एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी वो थी आपकी टोंक। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। विपरीत पिरामिड के आकार में बना दाबाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, ये कहाँ अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन पाली में, दूसरा ऑप्शन बूंदी में, तीसरा ऑप्शन उदयपुर में, चौथा ऑप्शन करौली में। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है बूंदी में। जो धाबाई कुंड है या जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है वो कहाँ स्थित है? बूंदी में। हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस प्रसिद्ध जिले में है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है दौसा, जयपुर, बीकानेर, पाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दौसा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 7वीं सदी का प्राचीनतम विष्णु मंदिर जो मंडोर से प्राप्त हुआ किस कला को प्रदर्शित करता है? या तो किस कला को प्रदर्शित करता है, या किस वंश के समक्ष था, या किस वंश के समय यह मिला है जो मंडोर का विष्णु मंदिर है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास कच्छावा वंश का, दूसरा है जाट वंश का, तीसरा है राठौड़ वंश का, और चौथा है गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो ध्यान रखना, ये जो आपका विष्णु मंदिर मिला है जो मंडोर से प्राप्त हुआ है वो गुर्जर प्रतिहार काल का है। और गुर्जर प्रतिहार काल में भी जो बाउक था, बाउक के शासक का काल में बना हुआ है। बाउक प्रशस्ति में ये या बाउक अभिलेख में ये बताते हैं। अगली बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ त्यौहार है, दूसरी तरफ उनकी तिथि या माह दे रखा है। तो ध्यान रखना, बूंदी की कजली तीज कब बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। दूसरी बात करते हैं होली कब बनाई जाती है? तो होली बनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। तीसरा पर्युषण पर्व कब, कौन से महीने में बनाया जाता है? तो ध्यान रखना, भाद्रपद माह में। और चौथा गणगौर कब आती है? तो चैत्र माह में। इसका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 राइट है। तो कौन से ऑप्शन में है? तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन में निम्न में से कौन से एक नेता थे? पहला ऑप्शन टीकाराम पालीवाल, दूसरा ऑप्शन किशनलाल जोशी, तीसरा ऑप्शन मंगल सिंह शर्मा, और चौथा ऑप्शन शोभाराम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है किशनलाल जोशी। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता के समय इनमें से किशनलाल जोशी थे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्नलिखित राजस्थान की पहली महिला और उनके पद नाम के साथ क्या कीजिए? मिलान कीजिए। एक तरफ महिला दे रखी है, एक तरफ पद नाम दे रखे हैं। मिलान वाले क्वेश्चन अगर 1-2 हमें पता होता है तो इनको करने में आसानी होती है। जैसे सुमित्रा सिंह आपको पता होगा कि राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। तो 4th में डी ऑप्शन, 3 में है। ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, 3rd ऑप्शन तो ये तो गलत हो गया। अब हम बात करते हैं कुशाल सिंह की। तो कुशाल सिंह जो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी। तो फर्स्ट में बी ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन भी हो नहीं सकता। अब बचा बी और सी ऑप्शन में हम देखते हैं। तो आगे हम बात करते हैं दूसरा, यशोदा देवी ध्यान रखना, राजस्थान की पहली महिला विधायक थी। और चौथा शारदा भार्गव जो राजस्थान की पहली महिला सांसद थी। तो इसके अनुसार पहले में कुशाल सिंह क्या थी? महिला मुख्य सचिव। यशोदा देवी क्या थी? राजस्थान की पहली महिला विधायक। शारदा भार्गव क्या थी? राजस्थान की पहली महिला सांसद। और चौथा सुमित्रा सिंह क्या थी? राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। इसके अनुसार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। चौहान जो शासक थे उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? फर्स्ट ऑप्शन अजमेर, सेकंड ऑप्शन रणथंभौर, 3rd ऑप्शन दिल्ली, और 4th ऑप्शन अहिर छतरपुर। तो ध्यान रखना, चौहान शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो अहिर छतरपुर थी। और अहिर छतरपुर किसका प्राचीन नाम है? तो ध्यान रखना, वर्तमान नागौर का जो पुराना नाम है वो क्या है? अहिर छतरपुर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। नागला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन लालदासी संप्रदाय से, सेकंड ऑप्शन नाथपीठ संप्रदाय से, 3rd ऑप्शन दादू संप्रदाय से, 4th ऑप्शन विष्णु संप्रदाय से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लालदासी संप्रदाय से। नागला पीठ है जो लालदासी संप्रदाय से संबंधित रखती है।
आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही का उत्तर चुनिए। एक तरफ है आपके पास लोकवाद्य यंत्र, दूसरी तरफ है प्रख्यात कलाकार। आइए जो हमें पता है उनको सबसे पहले मिलाते हैं। जैसे खड़ताल, और खड़ताल का जो मुख्य वादक था वो कौन था? सदीक खां। तो फोर्थ में आपको एक कहाँ मिलता है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। फोर्थ में एक इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। अब बचा ऑप्शन ए या बी। आगे हम बात करते हैं अलगोजा की। जो अलगोजा है इसको बजाने वाले मुख्य वादक कौन थे या प्रख्यात कलाकार कौन थे? तो ध्यान रखना राम नारायण चौधरी। तो सी में फोर्थ ऑप्शन आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन में। तो ध्यान रखना बपंग के हो जाएंगे सदीक, बपंग के हो जाएंगे जहूर खां, और नड के हो जाएंगे कर्णाबील। चारों के लोकवाद्य यंत्र के प्रमुख प्रख्यात कलाकार हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाता है, जैसे 1-2 आते हैं तो इस सूची मिलान वाले क्वेश्चन अच्छे से हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं युद्धों की। क्वेश्चन नंबर 28 में सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ उनकी ईयर दे रखी है। तो आइए हम मिलान करते हैं। तो जो हमें पता है उन युद्धों को पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं सारंगपुर का युद्ध। तो सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ध्यान रखना 1437 ईस्वी में। गिरी सुमेल का युद्ध जो कब लड़ा गया था? 1544 में। तो बी ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन, बी में थर्ड, एक इसमें नहीं है तो ये कट हो गया। दूसरी बात करते हैं हम सी में सेकंड ऑप्शन इसमें नहीं है तो ये 2 ऑप्शन बचे हैं, ए और बी। अब हम बात करते हैं साहेबा का युद्ध और गागरोन की। तो ध्यान रखना गागरोन का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ध्यान रखना 1519 में। तो ए में एक है, तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से? गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? तो पहला ऑप्शन मारवाड़ से, दूसरा ऑप्शन किशनगढ़ से, तीसरा ऑप्शन मेवाड़ से, चौथा ऑप्शन ढूंढाड़ से। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास राजस्थान के नतमल जोशी द्वारा नहीं लिखा गया है? ध्यान रखना नहीं ऑप्शन आता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम गलत कर देते हैं, नहीं और हाँ में। तो ध्यान रखना हम 30 का पहला ऑप्शन देखते हैं, आभे पटकी। दूसरा है दोरारी छोरी, तीसरी एक बींदनी दो बींद, और चौथी है संबंध और थार। तो इन उपन्यासों में ध्यान रखना आभा पेट की भी नतमल जोशी की है, दोरारी छोरी भी नतमल जोशी की है, एक बींदनी दो बींद भी नतमल जोशी की है, संबंध और थार ये उपन्यास है जो आपका किसका नहीं है? इस नतमल जोशी का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंध और थार। आइए हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 की। तो क्वेश्चन नंबर 31, ऑपरेशन खेजड़ा या खेजड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखना पहला ऑप्शन 1999, दूसरा ऑप्शन 1990, तीसरा ऑप्शन 1992, चौथा ऑप्शन 1991। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 1991, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण, तालाब ए शाही जो धौलपुर में स्थित है का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? कि किस मनसबदार ने करवाया था? तो पहला ऑप्शन है जलाल खान है, दूसरा ऑप्शन है अमीर खान है, तीसरा है सुले खान है, और चौथा है हामिद खान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सुले खान। सुले खान ने किसका निर्माण करवाया था? तो ध्यान रखना तालाब ए शाही का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? धौलपुर में। और ये किसके मनसबदार थे? तो ध्यान रखना जहांगीर के मनसबदार थे। आइए हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 की। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन उदयपुर में है, सेकंड ऑप्शन सिरोही में है, थर्ड ऑप्शन राजसमंद में है, फोर्थ ऑप्शन चित्तौड़गढ़ में। तो ध्यान रखना पर्यटन स्थल अचलगढ़
जो कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिरोही में स्थित है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो इसमें जो कथन है, 4 कथन दे रखे हैं। इन चारों कथनों में आपको ये देखना है कि पहले कथन से कौन सा जिला मैच होता है, दूसरे कथन से कौन सा जिला मैच होता है, तीसरे कथन से कौन सा जिला मैच होता है और चौथे कथन से कौन सा जिला मैच होता है। तो ध्यान रखना, बीहड़ भूमि हम देखते हैं जो हमें आता है, तो फोर्थ ऑप्शन, इस क्षेत्र में बीहड़ भूमि पाई जाती है। किस क्षेत्र में बीहड़ भूमि पाई जाती है? टोंक, टोंक में नहीं है आपकी बीहड़ भूमि। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में भी नहीं है। बारां, बारां में भी नहीं है। तो हमें पता है कि बीहड़ भूमि सर्वाधिक क्षेत्र बीहड़ का कहाँ है? सवाई माधोपुर में। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन बहुत ईजी बन गया और इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो हमें आते हैं उनको पहले सेलेक्ट कीजिए। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। सुमेलित कीजिए। इसमें आपको परियोजना है, इस परियोजना को कौन सी जिले में है, इसको आपको सुमेलित करना है। तो पहला है पिपलाद परियोजना। तो पिपलाद परियोजना कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, पिपलाद परियोजना का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, झालावाड़ से। दूसरा है गोपालपुरा। तो गोपालपुरा का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध कोटा से। गड़दड़ा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट परियोजना है, हर एग्जाम में क्वेश्चन इसका मैंने देखा है। तो गड़दड़ा परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो बूंदी जिले से। और चौथा है अंधेरी। अंधेरी परियोजना किससे है? तो रखना, बारा से। तो इसका ये सही सुमेलित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ए बे से दे, ए बे से दे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा परियोजना से। आइए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, लगभग कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन 92.38 लाख, सेकंड ऑप्शन 88.54 लाख, थर्ड ऑप्शन 90.12 लाख, फोर्थ ऑप्शन 99.28 लाख। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर है 92.38 लाख। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन सीसा जस्ता की खान के लिए, दूसरा ऑप्शन टंगस्टन की खान के लिए, थर्ड ऑप्शन अब्रक की खान के लिए, फोर्थ ऑप्शन सलेट की खान के लिए। तो ध्यान रखना, चौथ का बरवाड़ा, इस चौथ के बरवाड़ा में सीसा जस्ता का सबसे ज़्यादा क्या है? भंडारण है। सीसा जस्ता इज द करेक्ट आंसर। इस सीसा जस्ता चौथ के बरवाड़ा के अलावा हम देखते हैं जावर, जावर उदयपुर में है, वहाँ भी इसका क्या मिलता है? खनन क्षेत्र मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में रामपुरा अगुचा क्षेत्र है। आगे हम बात करते हैं टंगस्टन की। तो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है डेगाना, और डेगाना में रेवत की डोगरी या भाकरी दोनों क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। टंगस्टन के लिए सिरोही का एक प्रसिद्ध क्षेत्र भी है जिसका नाम है वालदा बड़ेरा, वालदा बड़ा बेरा। आगे हम बात करते हैं अब्रक की। तो अब्रक के लिए भीलवाड़ा, माइका सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब्रक, अब्रक से जो ईंटें बनाई जाती है उसको माइका सिटी भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं निम्न उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पर्दे बनाने के काम आता है? कौन सा उत्पाद ऐसा है जो पर्दे बनाने के काम आता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आंवला, सेकंड ऑप्शन खस, थर्ड ऑप्शन तेंदू, फोर्थ ऑप्शन जाबुए। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका खस। खस एक सुगंधित घास होती है जिसका उपयोग इत्र बनाने में, शरबत बनाने में तथा पर्दे बनाने में भी किया जाता है। तेंदू का उपयोग किस में किया जाता है? तो ध्यान रखना तेंदू का उपयोग बीड़ी उद्योग में भी किया जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। तो 39वां क्वेश्चन है, वन्य जीव को समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया था? किस वर्ष वन्य जीव को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन 1996, सेकंड ऑप्शन 1985, थर्ड ऑप्शन 1976, फोर्थ ऑप्शन 1945। जो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1976। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इस 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे किस विषय का समवर्ती सूची का क्या बना दिया गया था? विषय बना दिया था वन्य जीव। आगे हम बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। तो संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? तो संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? फर्स्ट ऑप्शन झालावाड़, सेकंड ऑप्शन भरतपुर, थर्ड ऑप्शन अजमेर, फोर्थ ऑप्शन भीलवाड़ा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका झालावाड़। झालावाड़ जो संतरा उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी जिला है। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में कितना अंतर है? फर्स्ट ऑप्शन 42 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन 43 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन 82 किलोमीटर, फोर्थ ऑप्शन 99 किलोमीटर। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 43 किलोमीटर, क्योंकि अक्षांशीय जो दूरी है वो है 826 किलोमीटर और देशांतरीय दूरी जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। अगर 869 में से 826 निकालते हैं तो इसका जो अंतर आता है वो आता है 43 किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन बांसवाड़ा, सेकंड ऑप्शन झालावाड़, थर्ड ऑप्शन उदयपुर, फोर्थ ऑप्शन सिरोही। तो ध्यान रखना, उप उष्ण पर्वतीय वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सिरोही। सिरोही में कौन से वन पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, उप उष्ण वन। क्वेश्चन नंबर 43, लूणी की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नदी है जो लूणी की सहायक नदी नहीं है? तो पहली बांडी नदी, दूसरी जमई नदी, तीसरी सुकड़ी नदी, चौथी पश्चिमी बनास नदी। तो ध्यान रखना, पश्चिमी बनास अपने आप में एक खुद नदी है, ध्यान रखना ये किसी की सहायक नदी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी बनास नदी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। निम्न को सम्मिलित कीजिए नीचे दिए गए कोड को। एक तरफ है आपकी परियोजना, दूसरी तरफ है अवस्थिति या कहाँ पर स्थित है। जो हमें आता है सबसे पहले उसको छांटिए। बड़ला सोलर पार्क हमें पता है कहाँ है, तो ध्यान रखना फड़ौदी जोधपुर में। तो फर्स्ट में 4, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कट हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, बाकी बचे 2 और 3। दूसरा अवशिष्ट ऊर्जा पार्क, तीसरा है पवन ऊर्जा पार्क, चौथा है सौर ऊर्जा परियोजना। तो ध्यान रखना, जो सौर ऊर्जा परियोजना है वो इनमें से कहाँ चली जा रही है? तो खिंवसर नागौर में। तो चौथे में एक ऑप्शन एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सौर ऊर्जा परियोजना खिंवसर नागौर में है। अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना कहाँ है? तो ध्यान रखना बालोतरा बाड़मेर में। और पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है? तो ध्यान रखना देवगढ़ प्रतापगढ़ में। आइए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस शहर में खोला गया? फर्स्ट ऑप्शन भिवाड़ी, सेकंड ऑप्शन बीकानेर, थर्ड ऑप्शन कोटा, फोर्थ ऑप्शन भीलवाड़ा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना खोला गया। राजस्थान के विश्व के प्राचीनतम अरावली पर्वतमाला है वो किसका अवशेष है? फर्स्ट ऑप्शन गोंडवाना लैंड का, सेकंड ऑप्शन अंगारा लैंड का, थर्ड ऑप्शन 33 सागर का, फोर्थ ऑप्शन ट्रेसिस लैंड का। तो ध्यान रखना, राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, एक में तो है अरावली पर्वत और दूसरा है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी या हाड़ौती का पठार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोंडवाना लैंड। जबकि 33 सागर से 2 भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति हो रखी है, एक का तो नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश, एक दूसरा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा भोरा क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन जोरा भोरा अन्न भंडार है, शस्त्रागार है, जैन मंदिर है या तोपखाना है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि जो जोरा भोरा है वो क्या है? अन्न भंडार है। आइए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन चंबल, सेकंड ऑप्शन बनास, थर्ड ऑप्शन काली सिंध, फोर्थ ऑप्शन बाणगंगा। तो ध्यान रखना, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? बनास। बनास इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? सबसे पहला ऑप्शन हाड़ौती के पठार में, दूसरा नागौरी उच्च भूमि में, तीसरा मेवाड़ क्षेत्र में, चौथा ऑप्शन गग्गर के मैदान में। तो ध्यान रखना, जो माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें हैं वो नागौरी उच्च भूमि में है। मुख्यतः ये अजमेर में पाई जाती हैं और नागौरी उच्च भूमि है जो नागौर से अजमेर तक के बीच में फैली हुई है। तो माइकासिस्ट चट्टानें हैं वो नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पी ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई थी?
राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन दिसंबर 2020 में, सेकंड ऑप्शन अगस्त 2020 में, थर्ड ऑप्शन जुलाई 2021 में, फोर्थ ऑप्शन अप्रैल 2021 में। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है जुलाई 2021 में। जो इको टूरिज्म नीति जारी हुई थी वो कब हुई थी? तो ध्यान रखना जुलाई 2021 में। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया था? जो अभी वर्तमान में नीति आयोग चल रहा है, पहले वो हमारे योजना आयोग के रूप में चलता था, लेकिन ये नीति आयोग, इसका कहने का तात्पर्य है योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया, या इस योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब रखा गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन 1 जनवरी 2015 को, सेकंड ऑप्शन 1 जनवरी 2016 को, थर्ड ऑप्शन 1 जनवरी 2017 को, फोर्थ ऑप्शन 1 जनवरी 2014 को। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, सही आंसर है 1 जनवरी 2015 को। फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई? फर्स्ट ऑप्शन 40वें संविधान संशोधन, सेकंड ऑप्शन 44वें संविधान संशोधन, थर्ड ऑप्शन 31वें संविधान संशोधन और फोर्थ ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 31वां संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन में 525 सीटों से बढ़ाकर 545 सीटें कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कथन सत्य हैं या कौन से कथन सही हैं, उनको पहचानिए। पहला, पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकारों के हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है, स्वतः नहीं। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसकी याचिका है अगर प्राप्त हुई है और वो मानवाधिकार की हनन है, उस पर शिकायत पर जांच कर सकता है, स्वतः मानवाधिकार आयोग जांच नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा है, मानवाधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो उसमें किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर मानवाधिकार आयोग के पास कोई मामला पड़ा है और वो किसी अदालत में भी चल रहा है, लंबा पड़ा है, लंबित पड़ा है, तो क्या हस्तक्षेप नहीं कर सकता? तो ध्यान रखना कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखना, ना तो फर्स्ट कथन सही है ना ही सेकंड कथन सही है। इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। ना तो ए ऑप्शन सही है ना बी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन क्या है, दोनों जो बातें हैं वो गलत है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? किससे संबंधित है? लोक सेवा आयोग से। अनुच्छेद 325 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन अनुच्छेद 226, सी ऑप्शन अनुच्छेद 105, डी ऑप्शन अनुच्छेद 315। तो ध्यान रखना, लोक सेवा आयोग से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 315। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 24, बी ऑप्शन अनुच्छेद 25, सी ऑप्शन अनुच्छेद 26, डी ऑप्शन अनुच्छेद 27। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 25। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। भारत में सरकार द्वारा गठित आयोग द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष ओम्बुड्समैन जैसी संस्था बनाने का सुझाव दिया गया था? ओम्बुड्समैन संस्था बनाने का सुझाव कब दिया गया था भारत सरकार के द्वारा? फर्स्ट ऑप्शन 1962 में, सेकंड ऑप्शन 1964 में, थर्ड ऑप्शन 1961 में, फोर्थ ऑप्शन 1963 में। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1963। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। सरकारी कर्मचारियों के अनाचार, भ्रष्टाचार व अपराध को रोकने हेतु भारत सरकार की कौन सी संस्थाएं कार्यरत है? तो ध्यान रखना, भ्रष्टाचार व अपराध को रोकने के लिए पहला केंद्रीय सतर्कता आयोग, बी ऑप्शन लोकपाल, सी ऑप्शन विशेष पुलिस स्थापना, डी ऑप्शन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इनमें से कौन कौन सी संस्था है जो भ्रष्टाचार व अपराध को रोकने हेतु भारत सरकार में कार्यरत है? तो पहला ऑप्शन है बी से दे, बी लोकपाल,
से विशेष पुलिस स्थापना और दे अन्वेषण ब्यूरो। तो ध्यान रखना, इनमें 3 संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार व अपराध को रोकने के लिए क्या है कार्यरत है। उनमें फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय सतर्कता आयोग, दूसरा है लोकपाल और तीसरा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसमें एक ही ऑप्शन है सी, विशेष पुलिस स्थापना। यह है जो आपके भ्रष्टाचार व अपराध को रोकने से संबंधित नहीं है। बाकी जो तीनों संस्थाएं हैं वो भ्रष्टाचार व अपराध को रोकने के लिए भारत सरकार में कार्यरत है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, बे और दे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992, सेकंड ऑप्शन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, थर्ड ऑप्शन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1995, फोर्थ ऑप्शन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1991। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया था। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन 59 की बात करते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पैसे या चुनने का व्यवसाय करने का अधिकार है। कोई भी मतलब व्यक्ति है अपना पैसा चुनना चाहता है या व्यवसाय करना चाहता है तो उसे कौन से अनुच्छेद में यह अधिकार दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 19(1) में, अनुच्छेद सेकंड ऑप्शन अनुच्छेद 32(2) में, थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 14(5) में और फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 16(6) में। तो ध्यान रखना, 19(1) अनुच्छेद कहता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी पैसा चुन सकता है या व्यवसाय करता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन 120, सेकंड ऑप्शन 180, थर्ड ऑप्शन 250, फोर्थ ऑप्शन 280। तो ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 250। सी इज़ द करेक्ट आंसर कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता। कौन सा एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, जो सूचना आयुक्त है राज्य का, उसकी नियुक्ति करनी होती है तो उसका सदस्य नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन मुख्यमंत्री नहीं होता, सेकंड ऑप्शन विपक्ष का नेता नहीं होता, थर्ड ऑप्शन मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक कैबिनेट मंत्री नहीं होता, डी ऑप्शन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता। तो ध्यान रखना, जो राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के समय जब गठन होता है तो उस समय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसमें नहीं होता, उस समिति का सदस्य नहीं होता। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्न में राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा था। फर्स्ट ऑप्शन श्री जगन्नाथ पहाड़िया, सेकंड ऑप्शन हरिदेव जोशी, थर्ड ऑप्शन हीरालाल देवपुरा और डी ऑप्शन श्री बरकतुल्ला खां। तो ध्यान रखना, सबसे कम कार्यकाल रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उसका मुख्यमंत्री का नाम था हरिदेव जोशी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन पारदर्शिता लाना, सेकंड ऑप्शन शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, थर्ड ऑप्शन सेवा प्राप्ति का अधिकार देना, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य सभी है। पारदर्शिता लाना भी है, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना भी है, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना भी है और डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। निम्न में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। जो राज्यपाल विशेष अभिभाषण देता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत देता है। अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 173। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 176 के तहत विशेष अभिभाषण दे सकता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 65, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सेकंड ऑप्शन राज्य लोक सेवा आयोग, थर्ड ऑप्शन राज्य का मुख्यमंत्री
और डी ऑप्शन राज्य का राज्यपाल। तो जिला जो न्यायाधीश होते हैं उन जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखना राज्य का राज्यपाल। डी इज द करेक्ट आंसर। आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखित है। जो पंचायतें होती हैं उनके लिए जो राज्य वित्त आयोग होता है जो पैसा देती है वो कौन से अनुच्छेद के तहत है। फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 243 जे, सेकंड ऑप्शन अनुच्छेद 243 डे, थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 243 खे, फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 243 छोटा जे। तो ध्यान रखना जो आपका वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 243 बड़े जे में है। किस में है, बड़े जे में। तो अनुच्छेद 243 जे इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। निम्न में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में सम्मिलित नहीं है। जो नागरिकों का अधिकार है उसके मूल तत्व में कौन सा सम्मिलित नहीं है। किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण। तो ध्यान रखना इस जो अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का जो प्रावधान है वो इसका मूल तत्व नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन अध्यक्ष, सेकंड ऑप्शन वित्त मंत्री, थर्ड ऑप्शन मुख्यमंत्री, फोर्थ ऑप्शन राज्यपाल। तो ध्यान रखना कोई भी धन विधेयक है विधानसभा में सिर्फ राज्यपाल के अनुशंसा से ही प्रस्तुत किया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 69 क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवर्तित हुआ था। जो लोक सेवाओं को प्रदान करने के लिए गारंटी अधिनियम बनाया गया था वो कब से पारित हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन 2 अक्टूबर 2011, सेकंड ऑप्शन 31 अक्टूबर 2011, थर्ड ऑप्शन 14 नवंबर 2011, फोर्थ ऑप्शन 19 नवंबर 2011। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 14 नवंबर 2011 को। 14 नवंबर 2011 को जो लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम है वो क्या हुआ था, जारी हुआ था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। फर्स्ट ऑप्शन मोहम्मद याकूब, सेकंड ऑप्शन यतेंद्र सिंह, थर्ड ऑप्शन DS तिवारी, फोर्थ ऑप्शन CR चौधरी। तो ध्यान रखना राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा था वो रहा था डॉक्टर S तिवारी का, DS तिवारी का। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। हाल ही में जनवरी 2023 में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन अटल उद्यान, सेकंड ऑप्शन अमृत उद्यान, थर्ड ऑप्शन गांधी उद्यान, फोर्थ ऑप्शन शक्ति उद्यान। तो ध्यान रखना जो मुगल गार्डन है उस मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया है और उसका नाम रख दिया है अमृत उद्यान। इस अमृत उद्यान में जो भी हमारी महान हस्तियाँ थी उनकी क्या है, प्रतिमाएं लगी हुई है। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन व अन्य जितने भी महान थे उन लोगों की मूर्तियाँ लगी हुई है। आइए हम देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी। तो फर्स्ट ऑप्शन गो एंड वोट फॉर डेमोक्रेसी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, थर्ड ऑप्शन एवरी वोट मैटर, गो फॉर इट, फोर्थ ऑप्शन आई वोट फॉर नेशन। तो ध्यान रखना वर्ष 2023 की राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में, सेकंड ऑप्शन बांग्लादेश में, थर्ड ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका में, फोर्थ ऑप्शन इंग्लैंड में। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फाइनल मैच था इस वर्ल्ड कप का वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला गया था और इसका खिताब किसने जीता था। तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। महाराष्ट्र के किन शहरों को अब छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव नामों से जाना जाएगा। तो ध्यान रखना इसका फर्स्ट ऑप्शन औरंगाबाद और उस्मानाबाद, सोलापुर और पुणे, औरंगाबाद और नासिक, उस्मानाबाद और सोलापुर। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर है औरंगाबाद और उस्मानाबाद।
औरंगाबाद को तो संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा और उस्मानाबाद को धाराशिव के नाम से जाना जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं 75वें क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 75। बोइंग ने हाल ही में किस शहर में फरवरी 2023 में भारत में अपना पहला ग्लोबल स्पोर्ट सेंटर लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन कानपुर में, सेकंड ऑप्शन जोधपुर में, थर्ड ऑप्शन मुंबई में, फोर्थ ऑप्शन गुरुग्राम में। तो ध्यान रखना, गुरुग्राम हरियाणा में बोइंग ने अपना पहला ग्लोबल स्पोर्ट सेंटर लॉन्च किया है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76। हाल ही में जनवरी 2023 में राजस्थान क्रीड़ा परिषद में किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया गया था? किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन कृष्णा पूनिया, सेकंड ऑप्शन सीमा पूनिया, थर्ड ऑप्शन राज्यवर्धन सिंह राठौर, फोर्थ ऑप्शन कमलप्रीत कौर। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का वर्ष 2022-23 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन मधु आचार्य को, सेकंड ऑप्शन ओम नागर को, थर्ड ऑप्शन कमल रंगा को, फोर्थ ऑप्शन जितेंद्र कुमार सोनी को। तो ध्यान रखना, जो सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार है वो मधु आचार्य आशावादी को दिया गया था। उनकी एक कृति है जिसका है पीड़ आरडी पाड़ बांध, इसके लिए इन्हें सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं 78 को। हाल ही में जनवरी 2023 में कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी प्रकरणों के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जो कर्मचारियों की पदोन्नति होती है उसके प्रकरण या उनके मामलों में? तो ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन खेमराज चौधरी, सेकंड ऑप्शन अजय माकन, थर्ड ऑप्शन सतीश पूनिया, फोर्थ ऑप्शन कैलाश चौधरी। तो ध्यान रखना, कर्मचारियों के पदोन्नति से लेकर खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में क्या किया गया था? समिति का गठन किया गया था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन जोधपुर, सेकंड ऑप्शन जयपुर, थर्ड ऑप्शन बीकानेर, फोर्थ ऑप्शन उदयपुर। तो ध्यान रखना, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, उदयपुर में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 19 नए जिले बनाने की घोषणा की गई। घोषणा के बाद राजस्थान में जिलों की संख्या हो जाएगी। भाई 19 जब जिले बन जाएंगे तो राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? फर्स्ट ऑप्शन 42, बी ऑप्शन 46, सी ऑप्शन 50, डी ऑप्शन 52। तो ध्यान रखना, 19 नए जिले बनने के बाद जो हमारे जिलों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 50। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये तो था पार्ट ए। अब हम नगर पालिका से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है उनको लेंगे पार्ट बी के अंतर्गत। आइए आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को लागू करते समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन शैलेंद्र कुमार सिंह, सेकंड ऑप्शन मदन लाल खुराना, थर्ड ऑप्शन प्रतिभा पाटिल, फोर्थ ऑप्शन राम नाईक। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है शैलेंद्र कुमार सिंह। 2009 जब 11 सितंबर 2009 को राज्यपाल के द्वारा सिग्नेचर किया गया था तब ये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 बना था और उस समय राज्यपाल थे शैलेंद्र कुमार सिंह। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। राजस्थान में राइट टू रिकॉल कानून का प्रथम बार प्रयोग दिसंबर 2012 में कहाँ किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन मांगरोल नगरपालिका 12 में, सेकंड ऑप्शन नोखा नगरपालिका बीकानेर, थर्ड ऑप्शन संगरिया नगरपालिका हनुमानगढ़, फोर्थ ऑप्शन चौमू नगरपालिका जयपुर। तो ध्यान रखना, ये राइट टू रिकॉल या जन्म संग्रह जो 2009 में आया था, इसमें संशोधन हुआ था 2011 में और 2012 में इसको प्रथम बार प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो ध्यान रखना, मांगरोल नगरपालिका 12 में। और उनके एक अधिकारी थे जिनका नाम था अशोक जैन, उनके खिलाफ इस जन्म संग्रह का प्रयोग किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मांगरोल नगरपालिका। क्वेश्चन नंबर 83। नगरपालिका का प्रशासनिक अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? फर्स्ट ऑप्शन अधिशासी अधिकारी, सेकंड ऑप्शन आयुक्त, थर्ड ऑप्शन चेयरमैन, फोर्थ ऑप्शन मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ध्यान रखना, इस जो नगरपालिका का प्रशासनिक अध्यक्ष या प्रमुख होता है वो होता है अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अधिशासी अधिकारी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सही सुमेलित कीजिए। पहला है योजना का नाम और दूसरी है काल अवधि, मतलब कितने वर्षों के लिए या कितने महीनों के लिए चलाई गई थी। तो फर्स्ट है मास्टर विकास योजना, सेकंड है निष्पादन योजना, थर्ड है वार्षिक नगरपालिका योजना। तो ध्यान रखना, मास्टर विकास योजना है वो मास्टर विकास योजना कितने वर्षों के लिए चलाई गई थी, तो ध्यान रखना 20 वर्षों के लिए, ए में बी। तो ये दो ऑप्शन तो कर चुके हैं, अब बचा है ए और बी। दूसरी है निष्पादन योजना। निष्पादन योजना जो थी आपके लिए 5 वर्षों के लिए, और वार्षिक नाम आ गया तो वार्षिक नगरपालिका योजना 1 वर्ष के लिए। तो दूसरे में सी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो मास्टर योजना है वो है 20 वर्षों के लिए, निष्पादन योजना है वो 5 वर्षों के लिए, वार्षिक नगरपालिका योजना है वो 1 वर्ष के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 23 के अंतर्गत किए गए अपराध का संज्ञान न्यायालय कब ले सकता है? फर्स्ट ऑप्शन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सामान्य आदेश पर, सेकंड ऑप्शन निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर, थर्ड ऑप्शन राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष आदेश पर, फोर्थ ऑप्शन राज्य सरकार के आदेश पर। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो धारा 23 के अंतर्गत है वो ऑप्शन नंबर सी राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष आदेश पर क्या ले सकता है, संज्ञान ले सकता है न्यायालय। और धारा 23 क्या कहती है कि आचार जो संहिता लगती है उस आचार संहिता में प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 26 का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 86 जो धारा 26 है उस धारा 26 का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन निर्वाचन अपराध से, सेकंड ऑप्शन भ्रष्ट आचरण से, थर्ड ऑप्शन मतदान का अधिकार से, फोर्थ ऑप्शन निर्वाचन में मत देने की रीति से। तो ध्यान रखना, धारा 26 का संबंध है निर्वाचन में मत देने की रीति से। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के किस अध्याय का संबंध कार्य संचालन और वार्ड समिति से? कौन सा अध्याय है उसका संबंध है जो कार्य संचालन और वार्ड समिति से? अध्याय फर्स्ट, अध्याय सेकंड, अध्याय फोर्थ और अध्याय थर्ड। तो ध्यान रखना, कार्य संचालन और वार्ड समिति का जो संबंध है वो है आपके अध्याय 3 से। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अध्याय 1 का नाम है जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है उसके अध्याय फर्स्ट का नाम है प्रारंभिक, सेकंड अध्याय का नाम है नगरपालिका का गठन एवं शासन, अध्याय फोर्थ है उसका है नगरपालिका की संपत्ति, और अध्याय 3 कार्य संचालन और वार्ड समिति। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में समिति का कोई कार्य कब तक, क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में समिति का कोई कार्य कब तक नहीं किया जाएगा? जब तक खाली जगह फर्स्ट ऑप्शन 1/3 सदस्य उपस्थित न हो, सेकंड ऑप्शन आधे सदस्य उपस्थित न हो, थर्ड ऑप्शन सभी सदस्य उपस्थित न हो, फोर्थ ऑप्शन 3/4 सदस्य उपस्थित नहीं हो। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का है जब तक आधे सदस्य या 50% सदस्य उपस्थित नहीं हो तब तक समिति का कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि नगरपालिका की पूर्व अनुमति के बिना कोई नाली बनाता है तो जुर्माना का कितने रुपये जुर्माने का प्रावधान है? फर्स्ट ऑप्शन 1000 रुपये तक, सेकंड ऑप्शन 2000 तक, थर्ड ऑप्शन 5000 तक, फोर्थ ऑप्शन 1000 रुपये तक। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1000 रुपये तक। अगर कोई नगरपालिका की बिना अनुमति के कोई नाली बनाता है तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 74 के अनुसार स्थावर नगरपालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्रों की प्रतियां इस अधिनियम की प्रारंभ से कितने समय के अंतर्गत प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निवासक स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करवाई जाएगी? मतलब कोई मानचित्र है, कोई नगरपालिका की संपत्ति की तालिका है, तो उसे नगरपालिका के जो निवेशक हैं या स्थानीय निकाय है उसको कार्यालय में जमा करवाने के लिए कितने वर्ष का टाइम दिया जाता है या कितना समय दिया जाता है? तो ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन 1 वर्ष का, सेकंड ऑप्शन 3 वर्ष का, थर्ड ऑप्शन 2 वर्ष का, फोर्थ ऑप्शन 5 वर्ष का।
तो इसका सही आंसर है 1 वर्ष का। 1 वर्ष का समय देती है धारा 74। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका सीमाओं से बाहर व्यय करने का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन भौतिक संसाधनों का सृजन करना, सेकंड ऑप्शन संसाधनों का रखरखाव करना, थर्ड ऑप्शन एक और दो दोनों, फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। तो 2009 के अनुसार नगरपालिका सीमाओं से बाहर व्यय करने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन भौतिक संसाधनों का सृजन करना भी है, दूसरा संसाधनों का रखरखाव करना भी। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक व दो दोनों। आगे हम बात करते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सीमा में बाहर व्यय करने की अनुमति कौन प्रदान करेगा? फर्स्ट ऑप्शन नगरपालिका का अध्यक्ष, बी ऑप्शन राज्य सरकार, थर्ड ऑप्शन मुख्य नगरपालिका अधिकारी, फोर्थ ऑप्शन के अधिकार है ही नहीं। तो ध्यान रखना, जो नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सीमा से बाहर व्यय करने की अनुमति कौन प्रदान करेगा? तो ध्यान रखना राज्य सरकार इसकी अनुमति प्रदान करती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। नगरपालिका अधिनियम संशोधन 2010 के अनुसार कितनी दावाकृत रकम जमा करने की अपील सुनी जाएगी? फर्स्ट ऑप्शन 25%, बी ऑप्शन 10%, सी ऑप्शन 15%, डी ऑप्शन 20%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए ऑप्शन 25%। 94 क्वेश्चन, छावनी बोर्ड अधिनियम कब लाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन 1918, सेकंड ऑप्शन 2001, थर्ड ऑप्शन 1924, फोर्थ ऑप्शन 2009। तो ध्यान रखना, छावनी बोर्ड अधिनियम है वो 1924 में लाया गया था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का कौन सा प्रावधान नगरपालिका और उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद से संबंधित है? कि मतलब नगरपालिका और उसके अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी वाद हो सकता है, उससे संबंधित कौन सा धारा है या कौन सा नियम है? फर्स्ट ऑप्शन धारा 302, सेकंड ऑप्शन धारा 304, थर्ड ऑप्शन धारा 301, फोर्थ ऑप्शन धारा 303। तो ध्यान रखना, धारा 304 है वो है नगरपालिका और उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद से संबंधित। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका को विघटित करने की तारीख से लेकर कितने माह की अवधि के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है? फर्स्ट ऑप्शन 1 वर्ष, सेकंड ऑप्शन 3 माह, थर्ड ऑप्शन 6 माह और फोर्थ ऑप्शन 1 माह। तो ध्यान रखना, तो 6 माहों के अंतर्गत क्या करवाना, चुनाव करवाने जरूरी होते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को राज्यपाल महोदय की अनुमति कब मिली थी? हमने शुरुआत में बात कर ली थी कि 11 सितंबर 2009 को क्या मिली थी? अनुमति राज्यपाल के द्वारा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 50 के अनुसार कार्यभार कितने दिनों तक का सौंपा जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन 60 दिनों तक का, सेकंड ऑप्शन नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने तक का, थर्ड ऑप्शन एक व दोनों, फोर्थ ऑप्शन 3 वर्षों तक का। तो ध्यान रखना, जो धारा 50 है वो कहती है कि जो कार्यभार है वो 60 दिनों तक का भी सौंपा जा सकता है या फिर नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने तक का भी सौंपा जा सकता है। तो 1 व 2, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 की धारा 11 के अनुसार बैठक का कार्यवर्त बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन अध्यक्ष, सेकंड ऑप्शन उपाध्यक्ष, थर्ड ऑप्शन कार्यवाही अधिकारी, फोर्थ ऑप्शन मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, नगरपालिका अधिकारी, सीईओ। जो बैठक का कार्यवर्त बनाने का अधिकार किसे दिया गया है धारा 11 के अनुसार? तो ध्यान रखना, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीईओ को दिया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दिया गया है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान नगरपालिका 2000 के किस नियम में समितियों के गठन के बारे में विवरण है या समितियों की शक्तियां, कर्तव्य व कार्य नियम का वर्णन है? फर्स्ट ऑप्शन नियम 1, सेकंड ऑप्शन नियम 2, थर्ड ऑप्शन नियम 3, फोर्थ ऑप्शन नियम 6। तो ध्यान रखना, जो नियम नंबर 3 है वो जो नगरपालिका अधिनियम है, नगरपालिका अधिनियम 2009, उसमें समितियों के गठन के बारे में, उनकी कर्तव्य के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में और उनके कार्य नियमों के बारे में बताता है।
तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। नगरपालिका का वार्डों में विभाजन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अधीन है? फर्स्ट ऑप्शन धारा 7, सेकंड ऑप्शन धारा 8, थर्ड ऑप्शन धारा 9, फोर्थ ऑप्शन धारा 10। तो ध्यान रखना वार्डों का जो निर्धारण है, वार्डों के विभाजन की जो अवधारणा है वो है अवधारणा आपके धारा नंबर 9 में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन धारा नंबर 10 में क्या है? वार्डों का निर्धारण। और वार्डों का निर्धारण कौन करती है? तो ध्यान रखना राज्य सरकार तय करती है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 की धारा 52 के अंतर्गत कौन सा अधिकार नगरपालिका के सदस्यों को प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन क्षेत्र की समस्या पर ध्यान आकर्षित करना, दूसरा अध्यक्ष से प्रश्न पूछने का अधिकार, थर्ड ऑप्शन बिना फीस के नगरपालिका के अभिलेख का निरीक्षण, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना जो धारा 52 है नगरपालिका के सदस्यों को ये सारे जो है वो प्रावधान उपलब्ध करवाती है, सदस्यों को अधिकार उपलब्ध करवाती है। वे क्षेत्र की समस्याओं पर भी ध्यान आकर्षित कर सकता है, अध्यक्ष से प्रश्न पूछने का भी अधिकार है, बिना फीस के नगरपालिका के अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, किसी भी वस्तु के क्रय से पूर्व निरीक्षण की शक्ति क्रय अधिकारी को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 के किस नियम के अंतर्गत है? कोई भी चीज़ है क्रय करने से पूर्व जो शक्ति होती है वो क्रय अधिकारी को, ये कौन से नियम में दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन नियम 12 में, सेकंड ऑप्शन नियम 13 में, थर्ड ऑप्शन नियम 14 में, फोर्थ ऑप्शन नियम 11 में। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर है नियम नंबर 13, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104। राजस्थान नगरपालिका समान क्रय और उपबंध नियम 1974 के अनुसार नगर निगम के मामले में 500 लाख रुपए तक के व्यय हेतु किसकी सक्षम स्वीकृति आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन जोनल कमिश्नर की, सेकंड ऑप्शन मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, थर्ड ऑप्शन महापौर की, फोर्थ ऑप्शन वित्त समिति की। तो ध्यान रखना 500 लाख रुपए का व्यय करने के लिए वित्त समिति की स्वीकृति आवश्यक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार कौन सा प्राधिकरण उप नियम बनाने का अधिकार रखता है? फर्स्ट ऑप्शन राज्य सरकार, सेकंड ऑप्शन कार्यकारी समिति, थर्ड ऑप्शन जिला न्यायाधीश, फोर्थ ऑप्शन नगरपालिका अधिकार। तो ध्यान रखना उप नियम बनाने का अधिकार है वो कार्यकारी समिति रखती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका अधिकारियों के विरुद्ध नोटिस देने के कितने समय तक वाद संस्थित नहीं किया जाएगा? मतलब नोटिस देने के बाद कितने दिनों तक वो जो वाद है वो संस्थित नहीं किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन 1 माह, सेकंड ऑप्शन 2 माह, थर्ड ऑप्शन 3 माह, फोर्थ ऑप्शन 6 माह। तो ध्यान रखना 2 माह के बाद संस्थित नहीं किया जाता। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कार्यपालक समिति में सदस्य होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अध्यक्ष होता है, सेकंड ऑप्शन उपाध्यक्ष होता है, थर्ड ऑप्शन विपक्ष का नेता होता है, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना जो नगरपालिका अधिनियम है उसकी जो कार्यपालक समिति होती है उस कार्यपालक समिति में अध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष भी होता है, विपक्ष के नेता भी होता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को प्रतिबंधित या वर्जित करने की शक्तियों के बारे में उल्लेख है? फर्स्ट ऑप्शन धारा 252 में, सेकंड ऑप्शन धारा 258 में, थर्ड ऑप्शन धारा 253 में, फोर्थ ऑप्शन धारा 256 में। तो ध्यान रखना प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को प्रतिबंधित या वर्जित करने की शक्तियों के बारे में धारा 258 में उल्लेख है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में की किस धारा में बैठक बुलाने का प्रावधान है? फर्स्ट ऑप्शन धारा 50, सेकंड ऑप्शन धारा 51, थर्ड ऑप्शन धारा 50, थर्ड ऑप्शन धारा 52, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना जो धारा 51 है उस धारा 51 में बैठक बुलाने का प्रावधान है। 60 दिनों के भीतर एक बैठक आवश्यक होती है।
कैलेंडर वर्ष में या एक पूरे वर्ष में न्यूनतम 6 बैठक आवश्यकता होती है। अगर कोई विशेष बैठक बुलाता है तो उसमें 1/3 सदस्यों की अनुमति लेनी भी जरूरी होती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 315 के अधीन किन सार्वजनिक से कर्मों का निष्पादन राज्य सरकार या अभिकरण के द्वारा किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, जिनके लिए वृत्तिक कुशलता अपेक्षित हो। सेकंड ऑप्शन, जो नगरपालिका के प्रबंधाधीन न हो। थर्ड ऑप्शन, ए और बी दोनों। फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है ए व बी दोनों। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। फर्स्ट 111, अमृत मिशन के अंतर्गत वार्षिक कार्य प्रस्तुत करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना? फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन राजस्थान, थर्ड ऑप्शन उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन गुजरात। तो ध्यान रखना, अमृत मिशन के अंतर्गत वार्षिक कार्य प्रस्तुत करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, कौन सी योजना के तहत सरकार ने पैसा पोर्टल शुरू किया है? फर्स्ट ऑप्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। सेकंड ऑप्शन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। थर्ड ऑप्शन, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। फोर्थ ऑप्शन, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो ध्यान रखना, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, उसके तहत पैसा पोर्टल का आयोजन किया गया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी कब शुरू किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन 2 अक्टूबर 2021, सेकंड ऑप्शन 2 अक्टूबर 2019, थर्ड ऑप्शन 2 अक्टूबर 2014, फोर्थ ऑप्शन 2 अक्टूबर 2015। तो ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी स्टार्ट किया गया था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 को। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन, योजना के तहत प्राप्त होने वाला लोन ब्याज मुक्त होगा। सही बात है। लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सही बात है। लाभार्थियों को पुनः भुगतान 5 साल की अवधि के अंतर्गत करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। तो ध्यान रखना, थर्ड ऑप्शन इज द राइट। लाभार्थियों को पुनः 5 साल की अवधि में भुगतान करना कोई ज़रूरी नहीं है और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहती है। यह ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115, अमृत मिशन अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना कब शुरू की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन 25 सितंबर 2015, सेकंड ऑप्शन 20 जुलाई 2016, थर्ड ऑप्शन 20 जनवरी 2016, फोर्थ ऑप्शन 25 जून 2015। तो ध्यान रखना, 25 जून 2015 को ये अमृत मिशन योजना शुरू की गई थी। इसमें 500 शहरों को सम्मिलित किए गए थे, उसमें से राजस्थान के 23 शहर सम्मिलित थे। और इस अमृत योजना का उद्देश्य क्या था कि घर घर पानी कनेक्शन देना, और 500 करोड़ का इसमें बजट मिला था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का द्वितीय चरण की समय अवधि कब से कब तक है? फर्स्ट अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2024 तक, सेकंड ऑप्शन अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2024 तक, थर्ड ऑप्शन अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2026 तक, फोर्थ ऑप्शन अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2000 में। तो ध्यान रखने, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का जो द्वितीय चरण है उसकी समावधि है अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2026। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 को। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु 2015-16 से वित्त पोषण केंद्र और राज्य के मध्य कितना कितना है? पहला 25 और 75, दूसरा 60 और 40, थर्ड ऑप्शन 50 और 50, फोर्थ ऑप्शन 75 और 25। तो ध्यान रखना, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, उसमें जो वित्त पोषण है केंद्र और राज्य का वो है 60 और 40%। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार की के किस विभाग के द्वारा लागू की गई थी? स्वायत्त शासन विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग या वित्त विभाग? तो ध्यान रखना, इंदिरा रसोई योजना जो शहरी क्षेत्रों में चलती है वो स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी? तो ध्यान रखना, 20 अगस्त 2020 को स्टार्ट की गई थी।
ये पहले अन्नपूर्णा योजना के रूप में चलती थी। अब इसमें 8 रुपये में भरपेट भोजन है और 17 रुपये का अनुदान कौन सी सरकार देती है? राज्य सरकार देती है। अब ये पहले शहरों में चलती थी, अब इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण एरिया में भी चलेगी। और ग्रामीण एरिया में शुरुआत कब होने वाली है? तो ध्यान रखना 1 जून 2023 से इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। अमृत योजना के प्रारंभिक चरण में कितने शहरों का आवंटन किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन 30, सेकंड ऑप्शन 60, थर्ड ऑप्शन 90, फोर्थ ऑप्शन 100। तो ध्यान रखना अमृत योजना के प्रारंभिक चरण में 90 शहरों का आवंटन किया गया था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में नोडल अधिकारी होंगे? फर्स्ट ऑप्शन नगरपालिका अध्यक्ष, सेकंड ऑप्शन मुख्य नगरपालिका अधिकारी, थर्ड ऑप्शन जिला कलेक्टर, फोर्थ ऑप्शन जिला प्रमुख। तो ध्यान रखना इंदिरा गांधी जो शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है उसके नोडल अधिकारी होते हैं जिला कलेक्टर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये थे हमारा EORO से रिलेटेड 120 क्वेश्चन। ये फर्स्ट मॉडल पेपर था। इसमें मैंने 120 क्वेश्चन में सारे अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास किया। आपको मेरा ये वीडियो और ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगे, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आगे आपके लिए ऐसे ही मॉडल पेपर अवेलेबल करवाता रहूँ। थैंक यू।